friends, welcome back. Jammu and Kashmir Assembly rocks with 370 demand. ओहो, ये मैंने जब सुना मैं तो शॉक में चली गई। मुझे अब न्यूज़ पक्का नहीं पता, पर मुझे लगा कि ऐसा हो बोल रहे हैं कि इनकी जो जम्मू कश्मीर असेंबली में ये लोग कह रहे थे कि 370 वापस लाओ। कुछ नहीं आता। मैं तो सुन के हैरान हो गई, ये क्या लोग हैं यार, इनको तो वहां से निकाल लो। मैं कह रही हूँ असेंबली से ऐसे लोगों को निकालो। ये आए कैसे इलेक्शन से, वोट से यहाँ पर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये सब पाकिस्तान से फंडेड लोग हैं, इनको ये पाकिस्तान से फंड मिलते हैं और ये यहाँ पे इंडिया में गंद मचा रहे हैं। ये इनको है, इनको कहो भैया तुमको प्रॉब्लम हो रही है, चले जाओ पाकिस्तान, यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। चलो शुरू करें। लोकतंत्र के आड़ में कितनी बड़ी लोकतंत्र की हार होती कि ये लोकतंत्र का फायदा उठा के अंदर पहुंच जाते। अब फ्यूचर की आने वाली अंदर पहुंचे इलीगली। राय सुन लीजिए, ये एक सुनहरा मौका को रिजेक्ट कर दिया। सोचो, आज ये 2 जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा में जिसमें ये 370 का बैनर लेके आ गए। अगर ये 30 होते, अगर ये 25 होते, बहुत बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा ले रही है। ये मुझे एक एजेंडा लग रहा है कि जो चीज बुलेट से नहीं जीत पा रहे वो बैलेट से जीत जाओ। तो साथियों, जम्मू एंड कश्मीर का जैसे ही पहला सत्र शुरू हुआ वहां पर हंगामा मच गया। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, जरा तसल्ली कोई बाहर से आया कि इन्हीं लोगों ने किया है। इस पर कभी यकीन ना करा करिए। द डेविल इज इन द डिटेल्स या द ट्रुथ इज इन द डिटेल्स, जो आप लोगों तक अक्सर ये मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, ब्रॉडकास्टर्स नहीं पहुंचाते हैं। इस जम्मू एंड कश्मीर चुनाव को लेकर साथियों मैंने आज से पहले 3 वीडियो बनाए थे। 3 वीडियो में मैंने क्या क्या बात बोली थी वो मैं आप लोगों को फिर से सुनाऊंगा। क्यों बोली थी ये बात आज आप लोगों को समझ आएगी कि जम्मू एंड कश्मीर का रिजल्ट आने के बाद रिजवान अहमद खुश क्यों था या शुक्र क्यों कर रहा था, जबकि बहुत से लोगों ने मुझे टोका कि साहब वहां पर बीजेपी को कश्मीर वैली में वोट नहीं मिला, लेकिन आप इस चुनाव के नतीजों से खुश क्यों हैं। तो आज का वीडियो आपको बताएगा कि मैं उन नतीजों से खुश क्यों था। इन लोगों ने जो अंदर बैठे हुए उन्होंने क्या कि कोई बाहर से बंदा आके तमाशा कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो जैसे ही सत्र शुरू होता है पीडीपी एक रेजोल्यूशन लाने की बात करती है 370 को लेके। उमर अब्दुल्ला जो अब जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए हैं, उसने कहा कि नहीं, अगर आपको कोई रेजोल्यूशन लाना था आपको हमसे डिस्कस करना था। ये सिर्फ आप सेंशनलाइज करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए और कैमरा अपॉर्चुनिटी के लिए कर रहे हैं, इस मारे हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। 370 से रिलेटेड अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र कुमार चौधरी, जिनको स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि ये जम्मू से जीत के आए थे जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं 1 सीट, इनको वहां का डिप्टी सीएम बनाया गया। तो स्ट्रेटेजिकली उमर अब्दुल्ला इनके थ्रू एक रेजोल्यूशन लाता है जो इस चीज के लिए होता है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। अब आप बात समझिएगा, लेकिन उस रेजोल्यूशन में 370 का जिक्र नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद रिजल्ट आने के बाद मैंने ये वीडियो एक अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था, जो आप लोगों ने बड़ा पसंद किया था, कि भाई वाह, चुनाव जीतने के बाद उमर अब्दुल्ला अपने बयान में 370 का जिक्र ही नहीं करते और कहते हैं कि दिल्ली के साथ हमें तालमेल जोड़कर चलना पड़ेगा। देखते देखते मुर्गे ने अपनी चाल बदल ली, क्योंकि पूरा चुनाव उमर अब्दुल्ला ने इसी उस पे लड़ा था कि मैं 370 की बात जोर शोर से करूंगा। ठीक, अब जब ये रेजोल्यूशन लाते हैं तो उसी टाइम खुर्शीद शेख, जो इंजीनियर राशिद का भाई है, वो 370 की बहाली को लेकर पोस्टर लेकर वेल में कूद जाता है। भाजपा के विधायक उसका विरोध करते हैं, सत्र रोक दिया जाता है और वहां पर झड़प होती है। उसके बाद भाजपा के विधायक धरने पर बैठ जाते हैं। ये है फैक्ट्स ऑफ द केस। अब मैं आपको इसका बैकड्रॉप बताता हूं। जब जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव होने जा रहा था, डिक्लेयर हुआ था,
तो मैंने कहा था कि यार ये जमाते इस्लामी और अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी इंजीनियर राशिद की पार्टी बहुत बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा ले रही है। ये मुझे एक एजेंडा लग रहा है कि जो चीज बुलेट से नहीं जीत पा रहे वो बैलेट से जीत जाओ, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाओ, जीत के विधानसभा अंदर पहुंच जाओ, फिर अंदर से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। पार्ट 3 ऑफ द स्टोरी में आती है जमाते इस्लामी। मेरा माथा ठनका, मैंने कहा यार ये कब से वोट डालने लगे। और जिस चुनाव को लोकतंत्र की जीत माना जा रहा था, मैंने कहा नहीं यार, ये लोकतंत्र की जीत की आड़ में कोई और खेल खेला जा। ठीक साथियों, उसके बाद इन्होंने 45 कैंडिडेट लड़ाए जमात ने और इत्तेहाद अवामी इत्तेहाद पार्टी ने एज इंडिपेंडेंट लड़ाए, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं थी। और इसी बीच इंजीनियर राशिद को वहां जाके प्रचार करने का मौका भी मिल गया और ये लग रहा था कि एक हवा आ गई है। मुझे जो डर लग रहा था 1987 की, कि इस तरह की सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले, जिस तरह इन्होंने इस बार ग्रुप बनाया था, ऐसा ग्रुप 1987 में भी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नाम पर बना था, जिसमें सारे अलगाववादी एक तरफ होकर चुनाव लड़ रहे थे और उनको बहुत बड़ी जीत मिलती नजर आ रही थी। जिसके बाद दिल्ली ने और श्रीनगर ने मिलकर यह खुला सत्य है उन चुनाव में भीषण रिगिंग करवाई थी, जिसके बाद माना जाता है उसको एक बहाना बनाया गया कश्मीर में आतंक को फैलाने का। तो मुझे यह डर लग रहा था कि इस चुनाव में भी ऐसी हवा ना बने, और अगर फिर से दिल्ली को रिगिंग कराना का मौका मिल गया तो लोग नरेंद्र मोदी जी के कपड़े फाड़ने और बोटी नोचने को मौका चूकेंगे नहीं। इस मारे जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव का नतीजा आया था, तो आप लोग याद करिए, मैंने अपने वीडियो में 2 मिनट तो हरियाणा के लिए बधाई दी थी नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन 15 मिनट मैंने नरेंद्र मोदी जी को, डोभाल साहब को, अमित शाह जी को और इलेक्शन कमीशन को बधाई दी थी जम्मू एंड कश्मीर के नतीजों के लिए, कि उन्होंने किस खूबसूरती से वहां पर इस लोकतंत्र को बहाल करा है। अगर चुनाव ये फेल हो जाते तो पूरी दुनिया, देश नहीं, हुआ क्या मुझे तो अभी तक नहीं पता चला, कटघरे में ले जाकर खड़ा कर देती। उसके साथ साथ मैंने दूसरे अपने वीडियो में, 3rd वीडियो में ये बात बोली थी, उनको जो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, यानी जमाते इस्लामी इंडिपेंडेंट लड़ रहा था, अवामी इत्तेहाद पार्टी इंडिपेंडेंट लड़ रही थी, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं थी। तो इस पूरे चुनाव में मैं इंडिपेंडेंट को फॉलो कर रहा था कि ये कहां और कितने जीत रहे हैं। कुल मिला के ये लोग 35-40 सीट लड़ा रहे थे। मैं फिंगर्स क्रॉस करके, बस अल्लाह अल्लाह करके बैठा था कि भाई 1987 की तरह वो नजारा ना देखने को मिले कि इनके 25-30 आदमी जीतकर अंदर पहुंच जाएं और जो सरकार बने वो इनकी मदद से इनके कोलिजन में बने। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो नतीजा आया है, जबकि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तब भी ठीक है भाई, तब भी ठीक है। ये वो जो 1980 जिस दौर में मुझसे लोग ये कह रहे थे कि रिजवान साहब आपकी बात में, रिजवान भाई मजा नहीं आया, आप जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव को लेकर खुश हो रहे हैं, जबकि कश्मीर के लोगों ने भाजपा को धोखा दिया और हम निराश हैं। तो मैं कह रहा था भाई, तुम जहां तक सोच रहे हो, मैं मानता हूं कि वोट नहीं मिले, एक वक्त आएगा कि मिल जाएंगे, लेकिन तुम जहां तक सोच रहे हो मेरे भाई, मैं थोड़ा वहां से आगे सोच रहा हूं, या जहां तुम्हारी सोच मेरे भाई खत्म हो रही है, मैं वहां से जम्मू एंड कश्मीर नेशन फर्स्ट को लेकर सोचना शुरू कर रहा हूं। तो जब जमाते इस्लामी और इत्तेहादुल पार्टी 45 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो 1, 2, 3 इनके कैंडिडेट जीत के आते हैं। जमात का एक शार अहमद ऋषि चुनाव जीत के आता है और खुर्शीद शेख इंजीनियर राशिद का भाई चुनाव जीत के आता है। बाकी सबकी जमानतें जब्त हो जाती हैं। जमानतें जब्त तो 1987 में भी हो गई थी, लेकिन उस समय दिल्ली पर रिगिंग का आरोप लगा था और यह आरोप लगा था कि दिल्ली ने लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया, जो आरोप इस बार नरेंद्र मोदी जी को एक नहीं लगा। There was not a single candidate, including इंजीनियर राशिद, जिसने ये कहा हो कि दिल्ली ने उमर अब्दुल्ला के साथ मिलकर चुनाव में रिगिंग करवा ली और लोग झंडे बैनर लेकर सड़कों पे निकले हों। इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी जी को जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव की बधाई दी थी।
तो जब ये दो लोग 45 में से जीत के आते हैं, बाकी सबकी जमानतें जब्त होती हैं। जमानतें सब लोग जेल से निकल गए थे। अफजल गुरु नहीं का भाई भी ये मतलब चुनाव इतने कम वोट मिले कि सिक्योरिटी चली गई। अफजल गुरु पार्लियामेंट अटैक, पता है साथियों से कितने वोट मिले? सिक्योरिटी चली गई बिकॉज वेरी फ्यू पीपल वोटेड। यही है, कभी कभी जो डिटेल्स में बात समझ में आती है वो हेडलाइंस में नहीं आती है। नोटा को मिले थे 315। इंजीनियर राशिद का सबसे करीबी लेफ्टिनेंट शेख हुसैन, जो खुद बड़ा पैसे वाला बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको मिले 963 वोट्स। इसलिए मैंने उस चुनाव में उस अपनी बात में बोला था कि भैया बधाई है फारूक अब्दुल्ला को, बधाई है शेख अब्दुल्ला को। हुआ क्या था ये तो बताओ यार। बिटवीन अ बिगर एंड अ लेसर इविल ऑलवेज, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ चुनाव से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। तो देखना ये होता है कि वोट किसको पड़ा। जब नॉर्थ इंडिया में चुनाव होता है तो मैं खुश होता हूं, पॉइंट नोट करिएगा, मैं खुश होता हूं ये देख के कि यार चलो मुस्लिम वोट अखिलेश यादव को पड़ गया, यार कम से कम चार मीनारा के जाहिल को नहीं पड़ा। तो ये मेरी एक अपना तरीका है पॉलिटिकल एनालिसिस करने का, ये मेरी अपनी सोच है। कोई कह सकता है रिजवान भाई तो खुश हो रहे हैं कि मुस्लिम वोट सपा को पड़ गया या किसी और को पड़ गया, बिकॉज आई हैव टू चूज बिटवीन द लोअर इविल। फारूक अब्दुल्ला ने भी कभी कभी बहुत पाकिस्तान के रुझान की बातें करी हैं, ऑटोनॉमी की बात करी है, उनके साहबजादे उमर अब्दुल्ला ने भी की हैं। लेकिन अगर आप कंपैरेटिव करेंगे, रुझान मान सकता हूं पड़ोसी मुल्क की तरफ है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप उनको जमात और आवामी इत्तेहादुल पार्टी से जब कंपेयर करेंगे तो आप इनको उनके कंपैरिजन में नेशनलिस्ट पाएंगे या नहीं पाएंगे? कोई भी कह देगा हाँ यार पाएंगे। तो मैं उस टाइम पूरे चुनाव में ये देख रहा था। काफी अच्छा वीडियो देखिए, उसमें पॉइंट यही था कि ये लोग जो 370 मांगने आए हैं तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तुम ऐसा नहीं आ सकते, कि तुम ये नहीं कर सकते, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम थी मुझसे बात करते, फिर हम तुम लेके आते, बट इस तरीके से नहीं ले। मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने बोला कि, और वो इसलिए है क्योंकि उमर अब्दुल्ला को नज़र आया कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए थे, किसी ने कोई पंगा नहीं किया, कोई रिगिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, प्रॉपरली इलेक्शंस हुए थे। ही वन प्रॉपरली, ही वॉज हैप्पी एंड ही वांटेड टू से कि मैं इंडिया के साथ ही रहूँगा, अच्छा कार्य करूँगा। हो सकता है मोदी जी के साथ कोई बात हुई, कुछ हुआ होगा कि आप देश को चलाइए, अच्छा करिए। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद बोला कि तुम ये 370 को लेके नहीं आ सकते, तो चलो यार ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर सकते। हमने एग्जैक्टली फुटेज नहीं देखी क्या हुआ, क्या मार दौड़ हुई, बस लग रहा है उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये चीज़ ठीक नहीं है। यहाँ दूसरा एंगल ये हो सकता है कि उसको पता हो कि अभी मेरी चलेगी नहीं, हो सकता है, और मुझे सेंटर के साथ चलना पड़ेगा, तो उस मजबूरी में उसने किया हो, या बाद में वो करवाया और पीछे करवाया, ये भी हो सकता है। तो दोनों एंगल हैं। अब आप बताओ कि अगर आपको इसके बारे में और कुछ डिटेल्स पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना कि हुआ क्या है, और इसने जो है 370 के जो खड़ा हुआ था बंदा उसको चुप क्यों करवाया था, कि वाकई वो अब ठीक हो गया है कि उसमें कुछ गड़बड़ अभी भी है। एग्जैक्टली। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।